जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास को प्रारंभ करेंगे। जहां तक कि यदि देखा जाए मध्यकालीन इतिहास को, तो भारतीय इतिहासकारों ने 647 यानी हर्षवर्धन की मृत्यु और 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु, इन दोनों के मध्य के इतिहास को मध्यकालीन इतिहास के रूप में हम जानते हैं। भारतीय मध्यकालीन इतिहास तो यह बांटने की तिथि है, कोई निश्चित परिपाटी नहीं है, लेकिन हम अध्ययन की सुविधा के लिए 647 से लेकर 1707 तक के कालखंड को मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिएवल इंडिया में हम पढ़ते हैं, उसको ध्यान रखिए। अब देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी यानी 800 सीई से लेकर 1200 सीई। अब एनसीईआरटी की नई परिभाषा के अनुसार सीई यानी कॉमन ईरा का प्रयोग एडी के स्थान पर किया जाने लगा है, इसलिए अब हम सीई का ही प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। तो और यदि लुसेंट के चैप्टर को देखा जाए तो यह 27वां चैप्टर है। मध्यकालीन इतिहास यहां से शुरू होता है। भारत पर अरबों का आक्रमण, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के क्रम में यदि देखा जाए तो भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमणकारी आए, उसके बाद तुर्की आक्रमणकारी, उसके बाद अफगानी और उस लास्ट में उज्बेकी आए, आक्रमण किए। तो ये क्रम ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत पर सबसे पहले किसने पश्चिमोत्तर भाग से आक्रमण किया था, यानी ये देखा जाए तो वेस्ट एशिया के ये कंट्री यानी पश्चिम एशिया के ये देश है, समझ गए। तो यहां पर देखिए, प्रथम अरब मुसलमान जिसने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था वह था मोहम्मद बिन कासिम, यानी सिंध के देवल पर सबसे पहले आक्रमण किया था। और सिंध पर उस समय दाहिर का शासन था, इसने दाहिर को पराजित किया। को देखा जाए तो यह हिंदू शाही वंश का था। और अरबों की इस सिंध विजय का उल्लेख देखा जाए तो उस समय के ग्रंथ चचनामा में इसका वर्णन है। और चचनामा एक अरबी ग्रंथ है, मूल रूप से यह अरबी में लिखी गई थी, लेकिन जिसके बाद में इसका फारसी में अनुवाद अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया है। कहीं कहीं देखिएगा अली अहमद भी लेखक के रूप में आते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मूल ग्रंथ अरबी में था, लेकिन वह खो गया और बाद में अबू बकर कूफी के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था। और अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत से धन दौलत लूटना था एवं यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। यद्यपि देखा जाए तो इस्लाम में मूर्ति भंजक होता है, ना कि मूर्ति पूजक है। इसके लिए एक टर्म है बूत सिकन होता है और एक बूत प्रस्त होता है। तो मूर्ति की जो पूजा करते हैं वो बूत प्रस्त कहलाते हैं और मूर्ति जो तोड़ते हैं उसको बूत सिकन कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये टर्म आएगा। तो यहाँ पर देखिए, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना था एवं इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। तो यहां तक देखा जाए अरबी आक्रमण समाप्त हो जाता है। 28वां चैप्टर महमूद गजनी है चैप्टर, और यह लुसेंट में दिया हुआ है। अब यहाँ तुर्की आक्रमणकारी के विषय में हम पढ़ेंगे। जैसे क्रम में आपने जाना था क्या, पहला अरबी आक्रमणकारी, फिर दूसरा तुर्की आक्रमणकारी और तीसरा अगर देखा जाए तो अफगानी या बाद में उज्बेक का आक्रमण होता है भारत पर। तो यहाँ देखिए 932 का कालखंड है। अलप्तगीन नामक तुर्की सरदार ने गजनी में गजनी वंश की स्थापना की थी। गजनी, गोड़, ये सब क्षेत्र आपको अफगानिस्तान के साइड है, तो उसमें देखिएगा तो इस क्षेत्र पर तुर्की सरदार का शासन हुआ। और इसमें दूसरा जो है अलप्तगीन के बाद गजनी पर प्रीतगीन का शासन हुआ। प्रीतगीन का कालखंड देखिए 972 से 977 तक है इसका। और इस समय भारत पर सबसे पहला तुर्की आक्रमण हुआ। इस समय भारत पर शाही वंश का शासक जयपाल गद्दी पर बैठा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि अलप्तगीन के बाद प्रीतगीन आता है और प्रीतगीन के समय ही पहली बार भारत पर तुर्की आक्रमण होता है। और उस समय शाही वंश का शासक जो था वह जयपाल था और यह सिंध का ही क्षेत्र है। अब आगे देखिए आप, इसके बाद जो है सुबुक्तगीन का शासन आता है। इसका कालखंड है 977 में, देखिए 77 ऑनवर्ड। और अलप्तगीन का यह गुलाम एवं दामाद है, ध्यान रखना है इसको। और सुबुक्तगीन का ही पुत्र है महमूद गजनी या महमूद गजनवी भी कहा जाता है। और यहां देखिए 998 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में यह गजनी पर शासन किया था, मतलब गजनी की गद्दी पर बैठा था। अभी यहां से हमको महमूद गजनी जो मुख्य पात्र है उसके विषय में हम जान गए, यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। और ये प्रश्न पूछी जाती है कि
अगर गजनी पर बैठने के पूर्व वह कहाँ का शासक था, तो ये भी ध्यान रखना है। पिता के समय वह खुरासान का शासक था। खुरासान वही गोड़ गजनी के आसपास का क्षेत्र है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि खुरासान का वो शासक है। इसी प्रकार आप याद कीजिए, मौर्य काल में आपने अशोक महान को पढ़ा था। वह गद्दी पर बैठने के पहले 269 में बीसी में वो गद्दी पर बैठा था, तो उससे पूर्व वह कहाँ का प्रशासक था, तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो अवंती का प्रशासक था, यानी उज्जैन क्षेत्र में। आप मौर्य वंश में इसको देख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं सब जगह, तो ध्यान में आपको रखना है। इस्लामिक जगत में खलीफा के द्वारा किसी भी शासन को मान्यता प्रदान की जाती थी, और उस समय बगदाद के खलीफा प्रमुख थे। खलीफा का मतलब इस्लाम का सर्वोच्च नेता होता है। तो यदि देखा जाए तो उस समय बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह थे, और इन्होंने महमूद गजनवी या महमूद गजनी को दो उपाधियां प्रदान की थी। एक का नाम था यामीन उद दौला। यामीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। इसे एनसीईआरटी में यामीन अल दालवा भी लिखा गया है, यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ। और दूसरा है अमीन उल मिल्लत की उपाधि दी थी, इसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब यदि देखा जाए तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो ये भी एग्जाम में इसके प्रमुख आक्रमण पूछे जाते हैं। तो पहला जो महमूद गजनी का आक्रमण था वह 1000 ईस्वी में पेशावर पर हुआ था, और यह पेशावर के कुछ भाग को जीतकर वापस से गजनी लौट गया था। और एक ध्यान रखिए, महमूद गजनी जो था उसका मुख्य उद्देश्य, भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। और महमूद गजनी को एक मूर्ति भंजक यानी बुत सिकन कहा जाता है। दो टर्म आपको बताया गया था, बुत सिकन और बुत परस्त। बुत मतलब मूर्ति की पूजा करने वाले बुत परस्त, और मूर्ति को तोड़ने वाले बुत सिकन कहलाते हैं। तो ये टर्म आ रहा है। तो दूसरा देखिए, जो अगला आक्रमण था 1001 ईस्वी में, वो ओहिंद यानी पंजाब पर हुआ था। उस समय शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था, और जिसको महमूद गजनी ने पराजित कर दिया। और देखिए अगला आक्रमण, इसके प्रमुख आक्रमण को देखा जाएगा तो 1008 ईस्वी में नागरकोट के विरुद्ध हुआ था, और यह कहा जाता है महमूद गजनी का मूर्तिवाद के विरुद्ध किया गया पहला आक्रमण था, यानी मूर्ति को तोड़ने के विरुद्ध पहला यह आक्रमण किया गया था। और 1014 में इसने थानेश्वर पर आक्रमण कर चक्र स्वामी मंदिर के कांस्य प्रतिमा को लूट कर गजनी के रंगशाला में उसको स्थापित करवाया था। तो ये आप ध्यान रखें। आगे 1025 में सबसे चर्चित आक्रमण गुजरात के सोमनाथ पर महमूद गजनवी का होता है, और इसमें सोमनाथ के मंदिर से करीब करीब 20 लाख दिनार की लूट की थी। और इस समय सोमनाथ की रक्षा के लिए अनहिलवाड़ा के चालुक्य वंशीय या सोलंकी शासक भीम प्रथम थे, जिसके कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण भी किया था उस पर। तो आइए आगे देखा जाए। सोमनाथ की लूट कर वापस जाते समय कुछ जाटों ने महमूद पर आक्रमण कर दिया, और सोमनाथ से लूटी गई कुछ संपत्ति में से कुछ संपत्ति जाटों ने भी लूट ली उससे। और 1027 में जाटों के विरुद्ध महमूद गजनी का भारत पर अंतिम अभियान रहा, और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। और यहाँ पर देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम व्यक्ति था। तो याद की रखिएगा, आगे चल के दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान ही कहलाएंगे, चाहे वो गुलाम वंश के हो या फिर तुगलक वंश के, वो सुल्तान ही कहलाते। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति महमूद गजनी था, ध्यान रखना है। सेवंद राय एवं तिलक जैसे व्यक्ति जो हिंदू थे, वह महमूद गजनी की सेना में उच्च पद पर आसीन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। महमूद गजनी के दरबार में कुछ प्रसिद्ध विद्वान थे जिसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें देखिए अल बैरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो इस प्रकार आप जान लीजिए, अल बैरूनी, उतवी, फिरदौसी और फारूकी जैसे विद्वान महमूद गजनी के दरबार में रहते थे, तो ध्यान में रखना है। तो इसमें देखिए एक अल बैरूनी का जिक्र आता है। इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है, जो कि मध्यकालीन इतिहास में उस समय की बेजोड़ पुस्तक मानी जाती है। इसमें इसने किसी प्रकार के बायस्ड होकर, यानी मतलब बिना पक्षपात पूर्ण
होते हुए अल-बिरूनी ने उस समय के इतिहास को लिखा है, मतलब आक्रमणकारी को आक्रमणकारी के तौर पर ही चित्रित किया है अल-बिरूनी ने। और भारतीय दर्शन और देखा जाए तो उस समय के संस्कृत का भी ज्ञाता अल-बिरूनी था। अल-बिरूनी अरबी, फारसी, संस्कृत या विभिन्न शास्त्रों का भी ज्ञाता माना जाता है। तो आइए अल-बिरूनी को देखें। अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है, मतलब इसका हिंदी अनुवाद हुआ भारत की खोज, भारत की तहकीकात करना। और यह अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। गजनवी के आक्रमण के समय भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर यह पुस्तक अच्छा से प्रकाश से डालता है। और दूसरे जो विद्वान थे उनका नाम था, देखिए, फिरदौसी। इन्होंने एक शाहनामा की रचना की है और यह फारसी के महान विद्वान थे। और शाहनामा में कहा जाता है कि ईरान की वंशावलियां दी गई है, जिसमें भारत का भी उल्लेख किया गया है। देखिए, क्रॉनिकल ऑफ ईरान कहा जाता है ये शाहनामा को, और इसमें राजवंशावली है ईरान की, और भारत का भी वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। उतबी, और यह महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीख यामनी। यह अरबी भाषा में पुस्तक है। और इसी पुस्तक में उतबी ने भारत को सोने की चिड़िया कहा है, यानी गोल्डन स्पैरो। तो ये ध्यान रखिएगा। महमूद गजनी के भारत पर 17 बार आक्रमण हुए थे, और 17 बार आक्रमण में से कुछ प्रमुख आक्रमण बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आइए रिवीजन करते हैं इसका। तो 1001 में देखा जाए तो वो हिंद पंजाब पर आक्रमण होता है, जिसमें शाही वंश के शासक जयपाल को हराया जाता है। और 1008 में ही कहा जाता है कि जयपाल के पुत्र आनंदपाल के विरुद्ध महमूद गजनी का पुनः आक्रमण होता है, और इसमें भी पराजित कर दिया जाता है आनंदपाल को। और 1009 8 भी कहीं देता है, कहीं कहीं 9 भी देता है, तो आप ध्यान में रखिए। 1008 में नागरकोट के विरुद्ध गजनी का आक्रमण होता है, और महमूद गजनी कांगड़ा के क्षेत्र पर, मतलब पहली बार हिमालयन स्टेट पर इसका आक्रमण होता है, और इसमें इसको जीत लगती है। आगे देखिए, 1014 ईस्वी में यह थानेश्वर पर हमला करता है, और 1015 ईस्वी में इसका कश्मीर पर आक्रमण होता है, और 1018 और 19 में मथुरा और कन्नौज के क्षेत्र, यूपी के कन्नौज के क्षेत्र पर इसका आक्रमण होता है, जो प्रतिहारों की राजधानी थी, गुर्जर प्रतिहार की। 1021 में देखा जाए तो ये कलिंजर, यानी जो यूपी का बुंदेलखंड का क्षेत्र है, कलिंजर या महोबा पर आक्रमण करता है, जो अभी यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कलिंजर और महोबा का भी इसका आक्रमण प्रसिद्ध है। 1023 में यह लाहौर पर आक्रमण करता है, और 1025 में इसका प्रसिद्ध आक्रमण जानते हैं सोमनाथ पर होता है। तो सोमनाथ मंदिर से संबंधित कुछ तथ्य को याद रखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 1025 में महमूद गजनवी का आक्रमण सोमनाथ पर होता है, और उस समय वहां अनिलवाड़ा क्षेत्र में, यही गुजरात के क्षेत्र के शासक भीम प्रथम के द्वारा उसका प्रतिरोध किया जाता है। बाद में भीम प्रथम को पराजित की जाती है, और सोमनाथ मंदिर पर लूट होती है। तो सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार देखा जाए तो भीम प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। पहले यह कहा जाता है कि यह मंदिर काष्ठ का बना होता है, बाद में भीम प्रथम ने महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद इस पर पत्थर लगवाया था। तो एक तथ्य ये ध्यान रखना है, पुनरुद्धारक के रूप में भीम प्रथम का नाम। दूसरा ये देखा जाए तो सोलंकी या चालुक्य वंश के ही शासक कुमारपाल के द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया जाता है, तो ये भी कुमारपाल का भी नाम आता है। और आजादी की बात देखा जाए तो 1947 में दो डेट आप ध्यान में रखिए। 13 नवंबर 1947 को मंदिर का पुनः पुनरुद्धार उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल के द्वारा कराया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 13 नवंबर 1947 को इसका पुनरुद्धार के लिए शिलान्यास किया था। और फिर जब मंदिर का निर्माण हो जाता है तो 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, मतलब मुख्य मूर्ति को वह गर्भगृह में प्रतिस्थापित कराना ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो इस प्रकार आप आज की कक्षा में महमूद गजनवी के भारत आक्रमण और उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किए। फिर अगली कक्षा में हम मोहम्मद गोरी को देखेंगे और किस प्रकार फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो कल की कक्षा में दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।